नेक्स्ट जो फ्लैगशिप स्कीम है अपनी, वो है अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र है वो 25 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ। 25 दिसंबर को मैंने यहाँ पे लिखा है सुशासन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पुण्यतिथि आती है, तो इसलिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये 25 दिसंबर को जो ये अटल ज्ञान केंद्र है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा इसको शुरुआत की गई। और ये जो अटल ज्ञान केंद्र है, देखो शुरू में मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि कौन कौन सी योजना किस किस डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही है, यानी कौन सा उसका नोडल विभाग है, एक लिस्ट स्टार्टिंग में बात की थी। फिर इसके बाद में जब पंचायती राज और ग्रामीण विकास की योजनाएं शुरू की थी, तो वहाँ पर भी मैंने एक साथ ये पंचायती राज की है, ये ग्रामीण विकास की है, वहाँ लिस्ट बात की। और फिर जगह जगह मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भूलना नहीं है आपको। इसका जो नोडल विभाग है वो पंचायती राज एवं ग्रामीण ग्रामीण विकास विभाग है, ठीक है ना। वहाँ पे आप देखना, दोनों चीज़ आपके लिए एक टास्क है, ये ग्रामीण विकास की है या पंचायती राज की है, ये आपको देखना। तो इस योजना में अटल ज्ञान केंद्र क्या है? अटल ज्ञान केंद्र का मतलब हो गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ये स्थापित किए जाएंगे। नाम में इनके ज्ञान लिखा हुआ है, तो मतलब ज्ञान का काम करेंगे। यानी कि इसमें क्या किया जाएगा कि हर पंचायत पे, मैं थोड़ा सा बता दूं फिर इसके बाद में इसमें एक करके बात करते हैं। एक पंचायत पे एक एक अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वहाँ पे एक एक व्यक्ति जो उस ग्राम पंचायत का है, उसको अटल प्रेरक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अटल प्रेरक, प्रेरक यानी जो प्रेरणा देने वाला। फिर उस व्यक्ति को जैसे मतलब योजनाओं के बारे में जानकारी इस तरह से योजनाओं के बारे में जानकारी, जो गांव के लोग हैं वो सरकारी योजनाओं के लाभ लाभ कैसे ले सकते हैं और पढ़ाई से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड उसको सारी की सारी जानकारी उसको प्रदान की जाएगी। फिर वो गांव के लोगों को, गांव के युवाओं को शिक्षित करेगा, उसके आगे बढ़ाएगा और उनको बताएगा कि आप किस क्षेत्र में जा सकते हो, स्किल क्या हो सकती है, योजनाओं के बारे में क्या जानकारी है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ किस तरह से लिया जा सकता है। ये मैंने मोटे तौर पे पूरी योजना को समझाने का प्रयास किया। लेकिन क्या होता है, प्रश्न कभी कभी अंदर से भी आ जाता है, तो हमको पूरे एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलना है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किया जाएगा और वहाँ पे एक अटल प्रेरक बनाया जाएगा जो स्थानीय युवा द्वारा संचालित होगा। यानी अटल ज्ञान केंद्र है वो ग्राम पंचायत स्तर पे होगा, वहाँ पे उस ग्राम ज्ञान केंद्र को चलाने वाला व्यक्ति होगा, उसका नाम होगा अटल प्रेरक। और अटल प्रेरक की सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, बाकायदा भर्ती निकाली जाएगी, नियुक्ति की जाएगी, पूरी प्रोसेस होगी। तो ये जो योजना है उसका नाम है अटल ज्ञान केंद्र। इस योजना का जो उद्देश्य है, अब आप उद्देश्य पढ़ोगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य अपन देखेंगे, तो ग्रामीण युवाओं में स्वाध्याय की प्रवृत्ति डेवलप करना, यानी खुद पढ़े बैठ करके, क्योंकि यहाँ पे उस ग्राम पंचायत में ई लाइब्रेरी लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी, जहाँ पे पुस्तकें भी होंगी। तो एक माहौल, पढ़ाई का माहौल, एक पढ़ाई का जोन है वो यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। यानी स्वाध्याय, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस तरह से करनी है, प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड बुक्स हैं, चीज़ें हैं, वो भी वहाँ पे रखी जाएगी। और इसके साथ साथ जो अटल प्रेरक होगा वो मार्गदर्शन भी करेगा, बताएगा किस तरह से तैयारियाँ करनी है, ठीक है ना। सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। फिर यहाँ पे पुस्तकालय और ई लाइब्रेरी होगी, ये भी मैंने बताया आपको। कैरियर काउंसलिंग यहाँ पे की जाएगी, स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जैसे कुछ युवा हैं वो अपना कैरियर किस में बना सकते हैं, तो कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड जो अटल प्रेरक होगा उसको सरकार ट्रेनिंग देगी, प्रशिक्षण देगी, ताकि वो कैरियर काउंसलिंग भी कर सके और रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण दे सके। और ग्रामीण स्तर पर ज्ञान और सूचना का केंद्र, तो एक तरह से ये तो सीधी सी बात है कि जब आप ऐसा केंद्र बना रहे हो जहाँ पे लाइब्रेरी खोल रहे हो, जहाँ पे पुस्तकालय आप पुस्तकें रख रहे हो, जहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चीज़ें बताई जा रही हो, किस तरह से करना है, स्किल कैसे लेनी है, रोजगार के लिए आपको कौन सा रोजगार बैठ रहेगा, रोजगार के बारे में सरकारी योजनाओं की जानकारी देनी है, तो फिर वो ज्ञान और सूचना केंद्र हो गया ना। एक तो ज्ञान का केंद्र भी हो गया और आपको विभिन्न प्रकार की योजनाओं की, सरकारी योजनाओं की जानकारी वहाँ पे आपको मिल रही है, तो वो सूचना केंद्र हो गया। तो आप थोड़ा सा सोचोगे तो ये सारे उद्देश्य आपको वैसे याद हो जाएंगे। यहाँ नीचे विशेषताओं में कुछ नहीं है, जो अपन ने ऊपर बात की वही बातें अब यहाँ पे वापस रिपीट होंगी, लेकिन चूंकि अपने एक बार इसको पढ़ते हुए चलेंगे। अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी? प्रत्येक ग्राम पंचायत पे, और चरणबद्ध तरीके से, सरकार एक साथ नहीं, धीरे 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 कुछ ग्राम पंचायतों पे। अभी जो जनसंख्या मापदंड रखा है वो रखा है कि 3,000 या उससे अधिक आबादी की जो ग्राम पंचायत है वहां पर एक बार खोलते हैं, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाए जाएंगे। तो ये जो मापदंड है ये बदलता रहेगा, तो इसको ज़्यादा बस ये ध्यान रखना कि वर्तमान में ये और आगे धीरे धीरे ये बदलता भी रहेगा। बजट इसका 500 करोड़ है, ये थोड़ा डाटा ध्यान रखना, कई बार ये डाटा डायरेक्ट नहीं पूछेगा। देखो मेरा सवाल ये है कि योजना का प्रश्न डायरेक्ट आता भी नहीं है। अब योजना कब शुरू हुई, बहुत बहुत लो लेवल का क्वेश्चन मानता हूँ मैं उसको। अब योजना से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दे देता है, या कौन कितने स्टेटमेंट सही है, 1 या 2 कथन सही है, 3 सही है, 4 सही है,
तो ऐसे स्टेटमेंट में कभी-कभी ये डाल देता है कि इस योजना का सरकार ने जो बजट है, उस बजट में इसका अनुमान 500 करोड़ के लगभग लगाया है। तो फिर वहाँ पे बहुत सिंपल सा डाटा देता है, लेकिन हम हमारा एक बार ही पढ़ा हुआ होता है ना, तो हम तो सही कर देते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना। फिर देखो सुविधाएँ, ये बात हम कर चुके हैं कि पुस्तकालय और ई-पुस्तकालय यहाँ पे खोले जाएँगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री, जो कि मैंने बताया अभी आपको। कैरियर काउंसलिंग, जो भी अपन ने अभी देखा, मार्गदर्शन यहाँ पे किया जाएगा। ई मित्र की सेवाएं, जैसे सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन, उनकी जानकारी के बारे में यहाँ पे सोचना, जो कि अपन ने बात की। इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं होंगी, क्योंकि इंटरनेट के बिना आप वहाँ कैसे, यानी वाईफाई क्षेत्र वहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ताकि जो यूथ तैयारी कर रहे हैं वो एक तरह से उस वाईफाई का यूज कर सके और अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं से, जो भी आजकल यूट्यूब है, अपन सब जानते हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म है जहाँ से सूचनाएं, जहाँ से प्रतियोगिता परीक्षाओं की अच्छी तैयारी हो सकती है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। अटल प्रेरक, जिसके बारे में अपन ने बात की, स्थानीय युवा को प्रशिक्षित करके, यानी कौन करेगी, राज्य सरकार, जो सरकार है वो उसको ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग देने के बाद में ये जो केंद्र में इस अटल जो ज्ञान केंद्र है, वहाँ पर उस स्थानीय युवा को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है ना। और फिर वो उस केंद्र का संचालन करेगा और उसका मार्गदर्शन करेगा। तो ये सारी की सारी जो योजना है, ये नाम है, उसका नाम है अटल ज्ञान केंद्र, जो राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इसके बारे में अपन ने देख लिया। फिर इसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना। ये हम पहले देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और एक है शहरी। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अलग अलग करके देखते हैं। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये इसको थोड़ा डिटेल से लिया है मैंने, इसलिए लिया है क्योंकि राजस्थान पंचायती राज विभाग की जो मार्गदर्शिका आती है, जो बुकलेट आती है हर साल, उस बुकलेट से पूरा की पूरी योजना को लेने का प्रयास किया है, ताकि वहाँ से आप एक तो मूल सोर्स ढूंढ सको। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमने कभी पढ़े ही नहीं है। देखना इसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें देखोगे जो हमने मतलब किताबों में देखा ही नहीं है, मार्केट में देखा ही नहीं है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे, और वो उन सभी चीज़ों से गो थ्रू होना है एक बार, सभी चीज़ों को पढ़ते हुए जरूर चलना है, क्योंकि प्रश्न कहाँ से आएगा अपन को भी नहीं पता। ठीक है। तो ये योजना 1 अप्रैल 2016 से प्रारंभ की गई थी। भारत सरकार के द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया था, जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा। और इस योजना का पूर्ण नाम था इंदिरा आवास योजना, यानी पुरानी योजना का नाम क्या था, इंदिरा आवास योजना। और उसी के स्थान पे कौन सी योजना शुरू की गई, यानी पहले इंदिरा आवास योजना चल रही थी, उसी योजना में कुछ अपग्रेडेशन करके, कुछ नवीनीकरण करके, आज की परिस्थितियों के हिसाब से देखते हुए उस यह कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है ना। पहले जैसे 70,000 रुपये आवास के लिए मिलते थे, तो उनको बढ़ा करके 1,20,000 कर दिया गया। तो इस तरह से ये चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले। नोडल विभाग वही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है, ठीक है ना। इसमें फिर आपको टास्क वही है कि आप ये बताइए कि ग्रामीण विकास एक्चुअल है या पंचायती राज विभाग है। ये दोनों चीज़ें मैंने शुरू में करवाई है, 2-3 बार करवा दी आपको। आप वहाँ से देखिए एक बार। मुख्य लक्ष्य देखिए, मुख्य लक्ष्य इसमें 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, यानी हर व्यक्ति तक, सभी के लिए आवास। इसका लक्ष्य ये था कि 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन इसमें टारगेट कितना किया गया था, 2024, ठीक है ना। अभी तो 25 चल रहा है। तो क्या इस योजना को अचीवमेंट मिली है? ऐसा कहा जाता है कि लगभग सभी को आवास इस योजना के तहत उपलब्ध हुए हैं। तो ये इसका लक्ष्य था। उसके बाद में देखिए, इसमें केंद्र राज्य का हिस्सा है 60-40। केंद्र राज्य की हिस्सा कौन सा है, 60-40। और ये केंद्र प्रायोजित योजना है। ये एक प्रकार की कौन सी योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है ना। और इसमें जो हिस्सा है, एक वीडियो है जिसमें मैंने तीनों चीज़ बताई है। एक तो होती है कोर स्कीम, कोर स्कीम जिसपे बहुत ज़्यादा सरकार फोकस करती है। उसमें भी कुछ होती है कोर ऑफ द कोर, SC ST इनके लिए जो योजना चलती है ना, तो कोर ऑफ द कोर, तो उस और भी फोकस होता है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, केंद्र प्रायोजित योजना होती है, और एक अन्य स्कीम होती है। इस तरह से इस स्कीमों का डिवाइडेशन किया गया है। वो एक वीडियो है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं उसको। तो ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। देय लाभ क्या मिलेगा इसमें, आवास के निर्माण के लिए मैंने कहा, क्या कहा, 3 किस्तों में 1,20,000। पहले ये 70,000 थे, अब बढ़कर के इतने हो गए 1,20,000। प्लस यहाँ पे देखिए 12,000 रुपये स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट के लिए मिलेंगे इस योजना में। क्योंकि ये एक योजना नहीं है, इसमें बहुत सारी योजनाओं को कन्वर्जेंस किया गया है, ये भी बात करेंगे। मुख्य रूप से तो इस योजना के तहत तो केवल 1,20,000 रुपये के मिलेंगे, आवास के निर्माण के लिए मिलेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ अलग अलग योजनाओं का लाभ भी इसमें मिलेगा। देखिए कैसे, एक एक करके देखते हैं। जैसे मैंने एक तो एक आप स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये तो क्या मिल गए, टॉयलेट के लिए मिल गए।
90 दिन का अकुशल मानव दिवस मिल जाएगा नरेगा के तहत। वो व्यक्ति है, जैसे वो अपना मकान बना रहा है, उसमें 90 दिन तक यदि काम करता है या कोई श्रमिक काम करता है तो उसकी मजदूरी सरकार देगी, यानी 90 दिन तक एक तरह से उसको फ्री सर्विस मिल गई। या वो 90 दिन का पैसा भी ले सकता है 90 दिन तक की सर्विस का। तो वो 90 दिन का अकुशल मानव दिवस का पारिश्रमिक मिल जाएगा, ये नरेगा योजना के तहत मिलेगा, ठीक है ना। जिसमें वो भूमि सुधार कार्यक्रम करा सकता है, ये करा सकता है, ये करा सकता है, ये आप पढ़ लेना, कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। जैसे भूमि सुधार करवा सकता है, कृषि उद्यानिकी से रिलेटेड लघु सिंचाई के कार्य भी नरेगा में कराए। जैसे नरेगा से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, बट आप मोस्टली देखना, आपको ये ध्यान रखना, नरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार इसमें है। पहली बात, 1,20,000 इस योजना के तहत दिए जाते हैं नरेगा के तहत 90 दिन का। शौचालय के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने हैं? मैंने अभी बोले 12,000 रुपये ये दिए जाएंगे, SBM के तहत स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिए जाएंगे। फिर जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति या सौभाग्य योजना है, उसके तहत विद्युत कनेक्शन इसमें दिया जाता है, ठीक है ना। फिर उज्ज्वला योजना है, उसके तहत गैस कनेक्शन इसमें दिया जाता है। फिर एक श्रमिक कार्ड जारी किया जाता है, इस श्रमिक कार्ड का उपयोग वो श्रम विभाग की योजनाओं में, यदि वो इसमें श्रम के रूप में भी काम कर रहा है तो एक श्रमिक कार्ड उसको दिया जाएगा। इस श्रमिक कार्ड का जो लाभ है वो श्रम विभाग की कोई योजना है, श्रम विभाग कुछ भी चलाता है तो वहाँ पे श्रमिक कार्ड के माध्यम से वो अपना लाभ ले सकता है, वहाँ पे जाके काम कर सकता है। और स्वच्छ पेयजल जो है, जन स्वास्थ्य की अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा यहाँ पे पेयजल सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए, आपका मकान बन गया। जब आपका मकान बन रहा था तो 90 दिन का आप नरेगा के तहत उसमें काम ले सकते हो, तो वो आप काम अपने मकान में कर रहे हो, लेकिन 90 दिन तक आपको सरकार दे देगी उसका भुगतान, ठीक है। शौचालय के लिए आपको स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये मिल जाएंगे। विद्युत कनेक्शन आपको दीनदयाल उपाध्याय या ग्राम ज्योति या सौभाग्य योजना के तहत मिल जाएगा। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। आपको एक श्रमिक कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा, जिसका उपयोग आप श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हो। और आपको स्वच्छ पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी, यानी कि एक व्यक्ति को एक मकान के लिए जो जो आवश्यकताएं, वो सारी की सारी योजनाएं इसके तहत होती है। और फिर इस योजना के तहत आपको 1,20,000 रुपये भी दिए जाएंगे आवास के निर्माण के लिए। तो ये सारे के सारे लाभ जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, अब आप जैसे देखोगे, किताबें देखोगे तो उसमें मिलेगा 1,20,000 दिए जाते हैं, 2-3 बातें मिलेंगी। लेकिन ध्यान रखना, आप जब राजस्थान सरकार की पंचायती राज की जो मार्गदर्शिका पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है, और क्वेश्चन हमको पता है कि यहीं से आने हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सुविधा नहीं होनी चाहिए। कि देखिए, इससे रिलेटेड और चीज़ें हैं, इनको सबको पढ़ते हुए एक बार सुनना है। पात्रता कौन होगा? देखो, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के डेटा के हिसाब से जो है ना, उसमें पात्र माना जाएगा। यानी इस योजना में पात्रता के लिए जो मापदंड है वो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 है। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 है। उसके अनुसार जो वरीयता वर्ग के अनुसार सूची, जिसमें आवासहीन होना चाहिए, उसके पास कच्चा आवास हो, या तो आवास ही नहीं हो, या उस व्यक्ति के पास कच्चा आवास हो जिसमें 1 कमरा 2 कमरा कच्चा आवास हो, है ना, या उन्होंने पूर्व में किसी योजना का, आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया। तो 2-3 चीज़ है पात्रता। पात्रता के लिए जो डाटा लिए जाएंगे वो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लिए जाएंगे। और उस 11 की जनगणना में ऐसे व्यक्तियों को ढूंढा जाएगा जिनको इसमें आवास उपलब्ध कराया जाता है। भाई, उसके पास खुद का मकान नहीं हो, या मकान हो तो कच्चा मकान हो जिसमें 1-2 कमरे हो, या उसने पहले किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो। तो वो 3 तरह के इन लोग हैं, इस जनगणना के डाटा के आधार पर सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको इस योजना में लाभ प्रदान किया जाएगा। अब इस योजना से रिलेटेड अन्य प्रावधान है जो वैसे तो सीधे कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए एक बार पढ़ के निकलना है, ताकि यदि कभी कई बार स्टेटमेंट में आ जाए तो हम अनभिज्ञ नहीं रहें कि यार ये चीज़ तो पढ़ी हुई नहीं है। इस योजना में रसोईघर निर्माण के भी प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो कई बार आ जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में रसोईघर निर्माण का प्रावधान किया गया। आपने कहा यार मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा रसोईघर, तो ये क्वेश्चन कहाँ से? अब आपने एक बार सुन लिया ना, तो अब एग्जाम में यदि ये स्टेटमेंट में आता है तो आपसे गलत नहीं होगा। इतना है, इतना कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। आवास निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा 1 वर्ष की अवधि में, आवास के निर्माण की अवधि कितनी है? 1 साल के अंदर अंदर उसको पूरा करना पड़ता है, ठीक है ना। और जो PFMS जो ऑनलाइन सिस्टम होता है ना, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी लाभार्थी के खाते में पैसा दिया जाता है। और ये तो आप ध्यान रख लो, ये तो चाहे मैं बताऊं नहीं बताऊं, सभी योजनाओं में अब केस में कोई पैसा नहीं दिया जाता सरकार के द्वारा। हर पैसा है ना सरकार के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से दिया जाता है, और इससे बहुत सारा करप्शन जो है वो रुका है, ठीक है। फिर जियो टैगिंग की जाएगी अब आवास की। अब देखो, इसका फर्जी लाभ नहीं उठा सकते। मैं जियो टैगिंग का मतलब समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई जगह है, मान लो, और वहाँ पे मकान बनाना है, तो पहले जियो टैगिंग की जाएगी उस जगह की।
जियो टैगिंग में क्या होता है कि अक्षांश देशांतर सारी रेखाएं एक साथ आ जाती है, वो एग्जैक्ट उस जगह की जियो टैग फोटो होती है, में लिखा हुआ होता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, कौन सी लॉटिट्यूड पे आप फोटो खींचते हो। तो आप फोटो खींचते हो तो आप जिस जगह मकान बनाए हो पहले उसकी खाली की फोटो खींचोगे, का मतलब वहाँ पे मकान नहीं था। तो कोई व्यक्ति जैसे उसके पास पहले से मकान था और उसने कहा यार मुझे तो इस आवास का लाभ दे दो, 1,20,000 मुझे भी दे दो, तो ऐसे व्यक्तियों को बाहर कर दिया। फिर इसके बाद में जियो टैगिंग बीच की खींची जाएगी, जब मकान बन रहा है बीच आधा अधूरा हो गया तब, और फिर लास्ट में पूरा हो गया। तो इसका मतलब आप फर्जीवाड़ा कर ही नहीं सकते हो, तो जियो टैगिंग का भी इसमें प्रावधान है। जियो टैगिंग आजकल वैसे लगभग लगभग बहुत जहाँ पे भी ये काम हो रहे हैं ना, सब में जियो टैगिंग सरकार ने अनिवार्य कर दी है, ताकि करप्शन से बचा जा सके। फिर इसके बाद में देखिए तीसरा, ग्राम सभा द्वारा ये जो सूची है आवास की, वो कौन तैयार करी? ग्राम सभा द्वारा तैयार वरीयता सूची के क्रम में आवास सॉफ्ट, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसमें आप उस आवास उस व्यक्ति का नाम चढ़ाओगे, और कौन देगी? ग्राम सभा। सूची तैयार कौन करेगी कि किस किस को आवास मिलना चाहिए? ग्राम सभा। ग्राम सभा में ग्राम के सभी व्यक्ति होते हैं, उसके जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, वो सारे के सारे उस ग्राम सभा के प्रतिनिधि होते हैं, एक तरह से ग्राम सभा के व्यक्ति होते हैं, मेंबर होते हैं। अब वो व्यक्ति आएंगे तो गलत को तो उठेगा ही नहीं, क्योंकि गांव में बैलेंस करना है, तो सारे गांव के लोगों को बिठा लो, फिर कहो इसको आवास देना है, तो दो लोग ऑब्जेक्शन कर देंगे इसको क्यों देना है भाई, इसके पास तो पहले से ही। तो ग्राम सभा तैयार करेगी सूची। आवास सॉफ्ट है, आवास सॉफ्ट के माध्यम से स्वीकृति जारी की जाएगी, ठीक है ना। तो इससे गड़बड़ी भी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा पहले क्या होता था ऑफलाइन कागजों में अपने अपनों को दे दी, अब किसी को सूचना ही नहीं है, लेकिन आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। फिर योजना की प्रगति और किस्तों की जानकारी, की किस्त इनको टाइम टाइम पे मिल रही है नहीं मिल रही, तो आवास ऐप पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। और लाभार्थी अपने डिजाइन का आवास भी निर्माण कर सकता है। ये चीजें ऐसी थी जो वाकई में अपन नहीं पढ़ते, तो एग्जाम में यदि आती है तो हमसे गलत होती, और अब एक बार पढ़ लिया तो भले ही दोबारा मत पढ़ो शुरू के डाटा को छोड़ के, तो भी आपको ये याद रहेंगे, इसलिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे लिखा है। इसके बाद में नेक्स्ट स्कीम में बात करते हैं। जो नेक्स्ट फ्लैगशिप स्कीम है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। तो देखिए उद्देश्य बहुत सिंपल सा है, नाम है गरीबी मुक्त, तो मतलब प्रत्येक गांव को गरीबी मुक्त बनाना है, यानी कोई भी व्यक्ति है ना गरीबी रेखा के नीचे यापन न करे, हर व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए ही ये योजना चलाई गई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। प्रारंभ की गई थी 2016 को। 2016 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया था। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नोडल मिनिस्ट्री है, और राजस्थान में वही है ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग। अब इसमें फिर आपके पास टास्क वही है कि पंचायती राज एक्चुअल पंचायती राज है या ग्रामीण विकास विभाग है, दोनों अलग अलग है। देखो सिंपल यदि ये ऐसे कैसे लाइन डाल दे तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विशेष डाल दिया कि पंचायती राज है या ग्रामीण विकास है, अब आप सोचना ग्रामीण विकास है या नहीं, या कौन है, वो चीज़ आपको सोचना है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही डाला हुआ है आपके लिए, थोड़ा सा टास्क यहाँ पे फिर भी है। तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई है। अब गरीबी मुक्त है तो उद्देश्य सारे के सारे गरीबी के इर्द गिर्द होंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को। देखो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का संपूर्ण उन्मूलन, यानी गरीबी खत्म करना है। प्रत्येक गरीब परिवार को रोजगार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल उपलब्ध कराना, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, अब आप सोच रहे हैं यार गरीबी मुक्त की बात की जा रही है, ये क्यों बोला है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं बोल देता हूँ, 7 इसमें मिशन मोड सेवाएं, यानी 7 मिशन है इसमें, इस योजना में। एक आवास, दूसरा शौचालय, तीसरा बैंक खाता, चौथा बीमा, पांचवा पेयजल, छठा विद्युत और सातवां शिक्षा। ये सातों चीज इसमें मिशन के रूप में चलाई जा रही है। आप सोचोगे सर आवास के लिए तो आपने अभी प्रधानमंत्री आवास योजना बताई, तो फिर ये क्या है? मैं आपको बता दूं कि ये योजना एक तरह से उसका बैलेंस करेगी, ये सातों चीज़ों वाली जो योजना है ना उनको एक जगह बैलेंस करने का, कन्वर्जेंस करने का काम करेगी, ताकि व्यक्ति को सातों चीज़ें एक जगह प्रोवाइड हो सके। समझ में आ गया? यानी 7 मिशन मोड है, इसलिए ये रोजगार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य ये उद्देश्य में लिखे गए। गरीबी उन्मूलन के लिए सभी योजनाओं को कन्वर्जेंस, ये मैंने अभी बोल ही दिया कि ये गरीबी उन्मूलन के लिए देखो आवास भी चाहिए, शौचालय भी, बैंक खाता भी चाहिए ताकि उसके बैंक, बीमा चाहिए ताकि कल को स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो तो उसको दिक्कत नहीं आए, का खर्चा ना लगे, पेयजल चाहिए, विद्युत चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्योंकि ये सभी गरीबी मुक्त के लिए। गरीबी मतलब एक बहुआयामी अवधारणा है जिसके मिटाने के लिए ऐसा नहीं है आपने पैसा दे दिया यार गरीबी मिट गई, ये सारी चीज़ें, क्योंकि पैसा देने के बाद भी यदि एजुकेशन अच्छी नहीं है, मानसिकता अच्छी नहीं है, तो पैसे को तो कहीं ना कहीं दारू पानी पी लेगा, वहाँ ख़त्म कर देगा। तो ऐसी स्थिति में
उस व्यक्ति को बाहर लाने के लिए बहुत सारी योजनाओं को आपको कन्वर्जेंस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें चलानी पड़ती है, ताकि देखो हेल्थ का, अब आपने पैसा दे दिया यार, कल बीमार हो गए, सारा पैसा हेल्थ में वो चला गया, तो बीमा भी करवा दिया आपने, तो बीमार हो गए तो बीमा दे देगा, ठीक है ना। फिर पेयजल, पेयजल से भी बीमारियां होती है, स्वच्छ पेयजल रहेगा तो। फिर एजुकेशन आप अच्छी दो उसकी। तो आपने 7 मिशन ले लिए, और इन मिशन से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं उनको कन्वर्जेंस कर लिया, किस योजना के तहत? दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत। तो ग्राम पंचायत में सामुदायिक भागीदारी भी, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है क्या ये सामुदायिक भागीदारी आधारित योजना है, इसमें सामुदायिक भागीदारी है, तो बिल्कुल है। समुदाय की भागीदारी में जो लोग अपना कंट्रीब्यूट करना चाहें, जिनके पास अच्छा पैसा है, तो वो अपना योगदान इस योजना के तहत दे सकते हैं। और परिवारों को आत्मनिर्भर, तो ये तो रटा सा है, क्योंकि ये चीज़ें हो रही है तो ये तो होना ही होना है। अब देखिए इस योजना में की विशेषताएं क्या है। गाँव का चयन कैसे होगा? तो गाँवों को चयन तो पायलट आधार पे गाँवों को चयन किया जाएगा। कुछ गाँवों को एक तरह से तो में मॉडल गाँव के रूप में डेवलप किया जाएगा पायलट के आधार पे। फिर उन गाँव में ये सारी फैसिलिटी इस तरह से कन्वर्जेंस किया जाएगा। फिर उनका रिजल्ट देखा जाएगा, कुछ सुधार होगा तो किया जाएगा, फिर धीरे धीरे और गाँव को उसमें बढ़ाया जाएगा। इस तरह से गाँव का चयन होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत सारी योजनाओं को इसमें कन्वर्जेंस किया जाएगा, योजनाओं को मिला के ये एक योजना है। जैसे नरेगा इसमें है, आवास योजना इसमें, आजीविका मिशन है जो रोजगार देती है, स्वच्छ भारत मिशन है जिसमें आप अभी अपन ने कहा कि जैसे शौचालय मिलते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित योजना। तो बहुत सारी योजनाओं का कन्वर्जेंस है, अपने आप में ये कोई योजना नहीं है अलग से, बहुत सारी योजनाओं को एक जगह ला करके कन्वर्जेंस करने का काम कर रही है। क्योंकि ध्यान रखना, आज के टाइम पे जितना कन्वर्जेंस, जितना समन्वय होता है, उतना ही डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। यदि अलग अलग हैं तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि अलग अलग रहने से क्या होता है, अलग अलग योजनाओं से क्या होता है, लाभ, मतलब एक व्यक्ति को हर लाभ के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। ये एक प्लेटफॉर्म दे दिया आपको, सिंगल विंडो दे दी, आजा भाई, आवास का हम देते हैं, ये हम देते हैं, तो सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक जगह आ जाती है यहाँ पे। मैंने कहा स्थानीय भागीदारी यहाँ पे है ही, क्योंकि पंचायत भी देगी, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, इनकी भी भागीदारी इसमें दी जाएगी। इसका समीक्षा तंत्र क्या होगी, इसकी मॉनिटरिंग भी होगी, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे समय समय पे मॉनिटरिंग होगी। और इसमें गरीब जो परिवार है उनकी पहचान वही है, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 और ग्राम पंचायत सर्वेक्षण के आधार पे इनको लिया जाएगा कि कौन इस योजना के तहत लाभार्थी होगा। तो ये हमने कौन सी बात की, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना।